हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर छंद परिचय नामक जो टॉपिक हैं उसका आज हम अध्ययन करें। सबसे पहले छंद की परिभाषा देखें तो कि छंद यानी क्या। तो कि काव्य में मधुरता लाने के लिए काव्य की हरेक पंक्ति में नाप और व्यवस्था के नियम अनुसार हुई मेल वाली शब्द रचना को छंद कहते हैं। संस्कृत साहित्य के अंदर छंद के दो प्रकार हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वेद संहिताओं के अंदर उपयोग में लिए गए जो छंद है उसको वैदिक छंद कहते हैं और प्रशिष्ट अथवा तो लौकिक साहित्य के अंदर उपयोग में लिए गए छंद जो हैं उसको लौकिक छंद के नाम से जानते हैं। लौकिक छंद के दो प्रकार हैं, जाति अथवा तो मात्रा मेल छंद और दूसरा वृत्त यानी वृत्त अथवा तो अक्षर मेल छंद। जाति अथवा मात्रा मेल छंद के अंदर मात्राओं की गणना की जाती है और वृत्त अथवा अक्षर मेल छंद के अंदर उसके लघु गुरु के निश्चित क्रम के अनुसार चरण अथवा तो पाद के अक्षरों की गणना की जाती है। यहाँ हम वृत्त के प्रकार देखें। वृत्त के भी तीन प्रकार हैं, संवृत्त, अर्धसंवृत्त और विषमवृत्त। संवृत्त किसे कहेंगे तो कि जिस छंद के चारों चरण के अंदर लघु गुरु और अक्षरों की संख्या समान हो उसे संवृत्त कहते हैं। अर्धसंवृत्त किसे कहते हैं तो कि जिस छंद में प्रथम और तृतीय पद और द्वितीय और चतुर्थ पाद अथवा तो चरण समान गण वाले हो उसे अर्धसंवृत्त कहते हैं। जबकि चारों पाद अथवा तो चरण जो हैं उसके अंदर गण अलग अलग हो उसे विषमवृत्त कहते हैं। यहाँ हमें वृत्त छंद का अभ्यास करना है। वृत्त छंद के अंदर ध्यान में रखने योग्य कुछ एक बातें हैं जिसकी जानकारी हम प्राप्त करें। सबसे पहले लघु। तो लघु किसे कहेंगे तो ह्रस्व स्वर अथवा ह्रस्व स्वर युक्त व्यंजन को लघु कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंदर अ, ई, उ, रू, लू इत्यादि 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। क के साथ ह्रस्व स्वर जुड़े तो ऐसे क व्यंजन जो हैं वो भी लघु कहलाता है। लघु को दर्शाने के लिए अर्धचंद्राकार का चिन्ह जो है उसका प्रयोग होता है। अब गुरु की बात करें तो कि दीर्घ स्वर अथवा दीर्घ स्वर युक्त व्यंजन को गुरु कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंदर आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि 8 दीर्घ स्वर होते हैं। क के अंदर दीर्घ स्वर आ जुड़े और फिर जो का वर्ण प्राप्त होता है
तो ये भी गुरु बनता है। गुरु को दर्शाने के लिए स्लीपिंग लाइन का जो चिन्ह है उसका उपयोग होता है। इसके अलावा गुरु के लिए और भी अपवाद रूप नियम हैं, जिसके अंदर अनुस्वार अथवा तो अनुनासिक युक्त वर्ण, तो कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो है उसको गुरु गिना जाता है। जैसे वसुंधरा शब्द में सो जो है उसमें यहाँ अनुस्वार हैं। संयुक्त अक्षर, लघु अक्षर के बाद संयुक्त अक्षर हो तो वह लघु भी गुरु बन जाता है। जैसे कि निष्फलम शब्द में नी जो है लघु हैं, किंतु उसका से ऐसे संयुक्त अक्षर होने से नी जो हैं वह गुरु बनता है। उसके बाद और ध्यान में रखने योग्य बात जो है वो है चरण। छंद के संपूर्ण नाप वाली पंक्ति को चरण अथवा तो पाद कहते हैं। उसके बाद एक और अहम बात है वो है यति अथवा तो विराम। छंद का गान अथवा पठन करते समय कुछ स्थान पर विराम करना होता है। इस विराम स्थान को यति कहते हैं। उसके बाद ताल, ताल अथवा तो लय। छंद में कुछ स्थान के बाद जोर दिया जाता है, उसे ताल कहते हैं। छंद के अंदर सबसे अहम बात है वो है गण और गणसूत्र। तो गण यानी क्या, तो कि 3 अक्षर के समूह को गण अथवा त्रिक कहते हैं। यह गण लघु गुरु की विशिष्ट व्यवस्था से बनता है। जैसे कि यमाता, तो यहाँ य के अंदर लघु हैं, म के अंदर गुरु हैं और त के अंदर गुरु हैं। अब ये जो गण हैं वह अलग अलग 8 वर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें य, म, त, र, ज, भ, न और स। और इसके लिए एक गणसूत्र तैयार किया है, वो इस प्रकार हैं। य माता राजभान सलगा। तो ये 8 वर्ण के द्वारा ये 8 गण दर्शाता हुआ गणसूत्र है। और इसे गणसूत्र के आधार से प्रत्येक गण जो हैं उसकी संरचना तय की जाती है। जैसे कि य गण जो हैं उसकी संरचना प्राप्त करनी हो तो य गण और उसके बाद म और त गण के अंदर आने वाले जो स्वर हैं उसको ध्यान में लिया जाता है और इस प्रकार ये गण तैयार होता है। य मा ता, तो ये यमाता जो हैं उसके संरचना होगी। य के अंदर ह्रस्व स्वर हैं, म के अंदर दीर्घ स्वर हैं और त के अंदर दीर्घ स्वर हैं, इसलिए यहाँ इसकी संरचना होगी लघु, गुरु और गुरु। उसी प्रकार म गण जो हैं उसकी संरचना प्राप्त करनी हो तो मा ता रा, तो ये मा तारा तीनों के अंदर दीर्घ स्वर होने की वजह से तीनों के अंदर से गुरु, गुरु और गुरु आता है। उसके बाद त गण आता है, तो त गण सूत्र के मुताबिक ता रा ज, यानी त गण की संरचना बनेगी गुरु, गुरु और लघु, क्योंकि त के अंदर दीर्घ स्वर हैं, र के अंदर भी दीर्घ स्वर हैं और ज के अंदर ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद आता है र गण। र गण का बनेगा राज भा, तो यहाँ र के अंदर दीर्घ स्वर होने की वजह से ये गुरु बनता है। ज के अंदर ह्रस्व स्वर हैं तो लघु बनेगा, भ के अंदर दीर्घ स्वर हैं तो गुरु बनेगा। उसके बाद आता है ज गण। ज भा न,
तो यहाँ ज के अंदर ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु है, भ के अंदर दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु हैं, और न के अंदर ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु हैं। उसके बाद आता है भगण, भा न स। तो यहाँ भ के अंदर दीर्घ स्वर है इसलिए ये बनेगा गुरु, न के अंदर ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु, और स के अंदर भी लघु। उसके बाद आता है न स ल। तो नस्ल के अंदर तीनों तीन ऐसे ह्रस्व स्वर है इसलिए तीनों तीन आएंगे लघु, लघु और लघु। अंत में आता है सगण। तो कि सगण जो हैं उसका बनेगा स ल गा। तो सगण के अंदर ह्रस्व स्वर हैं इसलिए ये आएगा लघु। यहाँ सूत्र में ल जो है वो लघु का निर्देश करता है और ग जो है वो गुरु का निर्देश करता है, इसलिए आएगा लघु, लघु और गुरु।